नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। आज अयोध्या में विशेष कार्यक्रम की तैयारियां जीरो पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री राम लल्ला के दर्शन और पूजन करने के साथ साथ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण और बैठक किए। यह दौरा धार्मिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने हालिया बयानों में कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं अभी मिलकर आ रहा हूं। उनसे आशीर्वाद और ज्ञान लेने हम लोग यहां पहुंचे हैं। वही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी हमला किया है। कहा, इस प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सरकार ही नहीं चल रही है। एसएसएस की जो बैठक हुई है उसमें कहा गया है कि दोनों डिप्टी सीएम को दपट के बाहर निकालिए हो सकते हैं। जनता के बीच में जाए तो जीते ही ना। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने गाय सेवा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर हमने कई फैसले लिए। भविष्य में भी जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से ये बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोग और आप जर्नलिस्ट हैं, आज के समय पर जहां सोशल मीडिया इतना हावी है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपना पक्ष रखने के लिए, कोई न कोई उसमें पॉलिटिकल बात निकालने के लिए। लेकिन पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। नकली संतों का अंत। और जो आह्वान किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि कुछ न कुछ अच्छा करें, और हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। आज हम समझते हैं हम सब के अंदर सुदर्शन चक्र होना चाहिए लड़ने के लिए। जो पाप फैला हुआ है हम सब मिलकर के उस पाप को हटा दें। शंकराचार्य जी ने कल एक बात भी कही, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी को देखिए स्वागत करने अब राजनीति में इसलिए मत करो, इस प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सरकार ही नहीं चल रही है।
क्या सरकार चल रही बताओ आप घटनाएं देखिए, आप आए दिन घटनाएं जो देखने और सुनने को मिल रही हैं, और कितना दबाव है आप लोगों पे कि सच्ची घटनाएं ना बाहर आ जाएं। और फिर सुनने में आ रहा है कि जिले जिले में बैठक होने लगी हैं कि किसकी टिकट कटेगी, किसको टिकट नहीं मिलेगी। तो जिनका नाम आप ले रहे हो, मुझे लगता है जो बैठक हुई है SSS करके कोई बैठक हो रही है, SSS करके कोई बैठक हो रही है, उसमें सुनने में आया है कि इन दोनों डिप्टी सीएम को डपट के बाहर निकालिए। और हो सकता है कि जनता के बीच में ये जाए तो जीते ही ना। जिस बैठक आप जिक्र कर रहे हैं, उन बैठकों में डीएम और एसपी भी शामिल होंगे आने वाले दिनों में, और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वो भी शामिल होंगे। तो ये जो डेमोक्रेसी का सत्यानाश करने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी को समाप्त करने वाले लोग हैं। ये जिलाधिकारी महोदय सोचें कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बैठेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपनी नेम प्लेट हटानी पड़ेगी और SSS करके प्रभारी अपने आप को बैठाना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो बैठकें हो रही हैं, ये सूचना मिली है कि बड़े पैमाने पर टिकट कटने जा रही है। तो वो बात तो आप लोग निकालो, थोड़ी मदद करो हमारी भी उसमें, कि वो सूचनाएं जरा बाहर निकालो कि टिकट किसी से कटने जा रही है। LPG की भी सर एक बड़ी समस्या देश के साथ साथ प्रदेश में भी बहुत है। ये जो राक्षस है उसका अंत करना जरूरी है। आप में से बहुत से साथी पुराने भी होंगे, समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए, और जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए हम लोग भविष्य में भी करेंगे। और उसी से जोड़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि प्रेस में कई बार मैंने आपसे कहा कि लखनऊ का और यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट अगर कहीं लगा था तो वो कन्नौज में लगा था, कि दूध से बनने वाली चीजें केवल गाय के दूध की हों, और वो भी कोशिश हो कि देसी गाय की हों। तो ये सेवा का काम और लोगों के बीच में संपन्नता आए और गरीब लोगों को आर्थिक रूप से संपन्नता करने का मौका मिले, उसके लिए व्यवस्था की थी। लेकिन ये सरकार न केवल आम लोगों के खिलाफ है, बल्कि हर अच्छी चीज के खिलाफ है। जो काऊ मिल्क प्लांट बना था कन्नौज में, वो भी इन्होंने सरकार ने मिलकर के बंद करा दिया। और वो ऐसा काऊ मिल्क प्लांट मॉडर्न प्लांट था जिसमें टेट्रा पैकिंग थी, पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का था। और ये भी कोशिश होती भविष्य में कि गाय के दूध को खरीदने के लिए अगर हमें फैट कंटेंट भैंस का ज्यादा मिलता है पैसा, तो गाय के दूध को ज्यादा पैसे में खरीदा जाए। दोनों डिप्टी सीएम में से कोई भी डिप्टी सीएम नहीं आया, लेकिन श्रीनगर में एक गंभीर घटना सामने आई है। भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर एक फंक्शन के दौरान फायरिंग की घटना की निंदा की है। ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि फारूक अब्दुल्ला न केवल जम्मू कश्मीर के बड़े नेता है, बल्कि भारत के भी वरिष्ठ नेता है, और इस तरह उन पर हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि वह कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठाकुर ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और इससे विफलता बताया। यह मामला अब जांच के दायरे में है और पुलिस जल्द ही आवश्यक कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करती है, और डेमोक्रेसी में ऐसे एपिसोड्स के लिए और ऐसे इंसिडेंट्स के लिए कोई जगह नहीं। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खाली जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े लीडर नहीं है, बल्कि भारत के बहुत बड़े लीडर हैं, और उस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे अटैक करना अनफॉर्चुनेट है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती, और क्योंकि हमने भी वायलेंस की वजह से बहुत से हमारे साथी, बहुत से हमारे लीडर जो खोए हैं। खासकर अगर हम देखिए तो हमारा जो पहला प्रेसिडेंट है दीनदयाल उपाध्याय जी, वो भी मारे गए। और जिस तरह से कल डॉक्टर फारूक साहब पे शादी के उस माहौल में अटैक होना, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। और ऐसे अनासिर जिन्होंने ये अटैक किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो पुलिस प्रशासन पे उठता है, ये टोटल जो पुलिस का है, पुलिस का फेलियर है वहां।
एक तो उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड वहां है, Z+ कैटेगरी में डॉक्टर फारूक साहब आते, और वो आदमी इसके इतने नजदीक कैसे पहुंचा और उसने फायर कर दिया, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। और दूसरा, जो वहां का मुकामी पुलिस स्टेशन है, क्या वहां प्रोटेक्शन थी? क्या पहले वहां उस तरह से वो जो सर्चिंग होती थी, या जिस तरह से एक VIP जाता है, Z++ कैटेगरी का आदमी अगर जाता है, तो वो अरेंजमेंट्स किए गए थे। ये बिल्कुल सिक्योरिटी फेलियर है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ये फेलियर है, कंसर्न है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर जिस तरह से अटैक होना, मुझे लगता है कि एक तो उसकी जो NSG वाले जो उसकी ड्यूटी पर रहते हैं, एक उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी आदमी आके इतनी नजदीक आके फिर हेडशॉट मारने की कोशिश करना, ये उनका फेलियर। और साथ साथ पुलिस का भी फेलियर है कि पहले ही उन्होंने वहां अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है, और जम्मू कश्मीर और भारत जैसे देश में ऐसी जो इंसिडेंट से एसिनेशन जिस तरह डॉक्टर फारूक साहब की कोशिश की गई थी, इसके लिए कोई जगह नहीं है। जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी खबर दिल्ली से है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में सदन की कार्यवाही के दौरान कहा कि वे सत्ता और विपक्ष के सभी सांसदों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सदन की कार्यवाही देर रात तक चलाएंगे और पहली बार के सांसदों को भी बुलाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। बसपा नेता जगदम्बिका पाल ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष हमेशा निष्पक्ष रहने का प्रयास कर रहे हैं। यह पहल नई उम्मीद जगाती है कि संसद अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा सकेंगे और जनता के मुद्दों को सीधे सदन में रख सकेंगे। भी उन्होंने सदन के सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों को जो उनके अंदर विश्वास व्यक्त किया और जो उनके बारे में कहा, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और इस बात से आश्वस्त किया कि मैं देर रात तक सदन चलाता हूं। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं खुद फर्स्ट टर्म के माननीय सदस्यों को, महिलाओं सदस्यों को बुला करके मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि अपनी क्षेत्र की बात उठाएं, और ये मेरा प्रयास है। तो इस बात के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं इस सदन में हूं स्पीकर की तरह से, तो मैं हमेशा निष्पक्ष हूं और मेरे लिए न केवल नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, सभी दल के नेता और सभी माननीय सदस्यगण महत्वपूर्ण हैं। तो एक तरह से उन्होंने कस्टोडियन की तरीके से बात कही, और जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए उसके बावजूद भी फिर जिस तरह का भरोसा दिया है, निश्चित तौर से ऐसे स्पीकर बहुत मतलब शायद बिरले कोई हों कि एक अविश्वास आया हो, फिर भी जिस भाव से उन्होंने सबको फिर आश्वस्त किया है कि इस सदन में आपकी सहभागिता होगी। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नेता इंद्रेश कुमार ने 10 मार्च तिब्बती विद्रोह दिवस के अवसर पर कहा कि 1959 में चीन द्वारा तिब्बत में किए गए कत्लेआम में लाखों तिब्बती शहीद हुए। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और संकल्प व्यक्त किया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तिब्बत को चीन के अत्याचारों से मुक्त होते देखा जाएगा। उन्होंने चीन से अपील की है कि वह निर्वासित सरकार के साथ वार्ता करे और परम पावन दलाई लामा की नियुक्ति में हस्तक्षेप न करे। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में हिमाचल के रक्त रंजित नहीं होने देना चाहिए और यह क्षेत्र पर्यावरण, विकास और खुशहाली का प्रतीक बनकर फूले फले फूले। आज दलाई लामा जी यहाँ पे पहुँचे धर्मशाला में, उन्होंने अपने भक्तों से मुलाकात की। पूरे देश में से तमाम लोग यहाँ पहुँचे, आप भी RSS की ओर से यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे में? ऐसा है, luckily it becomes a event of 2 days. कल 10 मार्च अपराइजिंग डे था। 1959 में चीन ने जो तिब्बत के अंदर कत्लेआम किया,
तिब्बत की डेमोक्रेसी की, स्वतंत्रता की, संस्कृति की, सम्मान की, धर्म की मशाल को कुचलने का काम किया, जिसमें हजारों नहीं लाखों लाख तिब्बती शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दी गई और ये संकल्प किया गया कि यह बलिदान जाया नहीं जाएगा। एक दिन आएगा जब हिस्ट्री विल गो टू द बैक, इतिहास पुनः फिर से और तिब्बत को चीन के अत्याचारों से मुक्त होता हुआ देखेगा। उसमें चीन को अपील की गई है कि उसने एक्साइल गवर्नमेंट से वार्ता करनी चाहिए। दूसरा, परम पावन दलाई लामा जी की नियुक्ति में दखल नहीं देनी चाहिए, उसकी आध्यात्मिक विधि रहनी चाहिए। पंचन लामा के वेयरअबाउट्स बताने चाहिए। एक्साइल गवर्नमेंट के साथ वार्ता करते हुए उसने सहजता के साथ बिहेव करना चाहिए, ताकि आने वाले कल के अंदर हिमालय ये रक्त रंजित ना हो। हिमालय पर्यावरण का, खुशियाँ और खुशहाली का, विकास का प्रतीक बनकर फले फूले। और इस प्रकार से उन शहीदों को श्रद्धांजलि देकर एक भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज जब से तिब्बती निर्वासित होकर भारत में सेटल हुए हैं, तब से लेकर आज तक ये पहला ऑर्गेनाइज्ड वे में कश्मीर, लद्दाख से लेकर केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु तक, इधर गोवा, गुजरात से लेकर दमन दीव से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक संपूर्ण भारत तिब्बत समर्थक समूहों के रूप में एकत्रित हुआ और परम पावन दलाई लामा जी के लिए प्रार्थना की कि वह स्वस्थ, सक्रिय, लंबी आयु और अपने मिशन में यशस्वी आयु को प्राप्त करें। इस प्रकार से यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब जातियों से, धर्मों से, प्रांतों से, भाषाओं से, दलों से ऊपर उठकर संपूर्ण भारतीय समाज ने आकर सोलिडरिटी दिखाते हुए उनके प्रति प्रभु से प्रार्थना की है, लॉन्ग लिव दलाई लामा। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद कहा कि मीटिंग सकारात्मक रही और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि 31 मार्च 2026 तक विभिन्न विभागों का बकाया जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री का धन्यवाद भी किया और यह कदम मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज और विकास योजनाओं को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। सर, आज आपकी वित्त मंत्री से मुलाकात हुई, क्या रहा? हमारे राज्य के कई सारे विषयों को लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात भी हुई और विभिन्न विभागों के 31 मार्च के पहले उनके ड्यू का भुगतान हो जाए और साथ ही सिंहस्थ का भी भविष्य में जो आयोजन होने वाला उसमें भी वित्तीय मदद हो। ऐसे कई विषयों को लेकर बहुत सकारात्मक बैठक हुई। माननीय वित्त मंत्री जी ने कई प्रकार के राशि तुरंत रिलीज करने का निर्णय बताया भी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वित्त मंत्री जी को भी और हमारी सरकार, राज्य सरकार को जिस प्रकार से केंद्र सरकार मदद कर रही है उसका ही परिणाम है कि हमारे काम बहुत तेज गति से चल रहे कई मामलों में राज्य में है और देश में भी हम बहुत आदर्श स्थिति में हैं। इसके पहले कृषि कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं, इसके लिए कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। दोनों प्रकार से कृषि और उद्यानिकी इत्यादि कामों को लेकर के भविष्य में हम जैसे सोयाबीन पे भावांतर की हमने योजना लागू की थी, सरसों की भावांतर योजना का भी उन्होंने आज ही हमको स्वीकृति पत्र भी दिया है और अरहर भी जितने चाहे खरीदेंगे। उसी के साथ साथ और किसानों के कल्याण को लेकर बहुत सारी योजनाओं के लिए हमारी विस्तृत चर्चा भी हुई और शासन की योजनाओं को लागू करने पर बात भी हुई। साथ ही साथ पंचायत ग्रामीण विकास के माध्यम से
ग्रामीण क्षेत्र में नए आवास देने को लेकर के और पुराना टारगेट पूरा करने को लेकर के भी महत्वपूर्ण हमारा अचीवमेंट हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण आवास के अंदर भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार की जो देश में नंबर 1 की स्थिति वो बरकरार रहेगी और हम जन कल्याणकारी योजना को लागू रखेंगे। जो आप वित्त मंत्री से मिले, कोई संघर्ष के लिए कोई अनुमान नहीं, ऐसा है कि हमारे कई काम तो चल ही रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से, और जो अर्बन डेवलपमेंट के और बाकी काम नए विभाग के चालू होने वाले उसकी बातचीत हुई। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे राजमार्ग खास करके सड़क भूतल मंत्रालय द्वारा जो चालू किए गए, रेलवे के काम हमारे काफ़ी हद तक चालू हो गए, जो भारत सरकार के माध्यम से सीमांत में लाभ देंगे, ऐसे काम कई हुए हैं। लखनऊ में सिलेंडर की किल्लत ने आम जनता और व्यवसायों दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। भट्टियों की दुकानों पर लंबी कतारें लगी है और लोग कई घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भट्टियां मनमाने रेट पर बेची जा रही है। उदाहरण तौर पर 500 वाली भट्टी अब 3,500 रुपये में बिक रही है और होटल संचालक और व्यवसायी इस स्थिति से खासे परेशान हैं और अधिकारियों के अनुसार भट्टियां मिलने में अब लगभग 7 से 8 दिन का समय लग रहा है, जिससे स्थानीय दुकानदार और ग्राहक दोनों प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होमबिल टीवी भारत।